गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? चल रही है रिवीजन जम के, है ना? डेफिनेटली यस। और मॉक टेस्ट मैंने शेयर किया था एक EIS का। टाइम निकाल के एक बार देख लेना क्वेश्चंस को। जरूरी नहीं है कि आप पूरे आंसर्स को थॉरली लिखो, बट आपको आंसर्स मालूम होने चाहिए, राइट? तो लाइकवाइज मैं और भी मॉक टेस्ट शेयर करता रहूँगा आपसे बीच बीच में। उनको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है सारे मॉक टेस्ट, राइट? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 चैप्टर 1, मतलब हमारा चैप्टर 2, क्योंकि हमने तो सबको चैप्टर ही बोल दिया था। तो ये बेसिकली स्टडी मैट का चैप्टर 1 का यूनिट 2 है। इसको हम कहने जा रहे हैं चैप्टर 2, राइट? बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस की, राइट? सो इन चैप्टर 2 बेसिकली क्या है, तो इन दिस चैप्टर अब एक सज्जन पुरुष हैं जिनका नाम है जॉन मेनार्ड केन्स, इनकी एक थियरी है, राइट? और उसी थियरी को बेसिकली हमें क्या करना है, देखना है। दिस थियरी इज अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो हमारे को सीखना है इनके द्वारा प्रपोज्ड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एंड डिफरेंट मॉडल्स को, राइट? सो दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। सीधा मुद्दे पे आते हैं। चैप्टर का नाम है आपका केनेजियन थियरी ऑफ determination of income. As I told you, in this chapter we are going to see that how to determine the national income as per J.M. Keynes of national income. ठीक है, देखो एक्सर्प्ट क्या है। अब इनका बैकग्राउंड अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, राइट? हम सीधे चलते हैं हमारे मुद्दे पे। इन केनेजियन थियरी एज पर द कीन्स, इन्होंने 3 मॉडल्स प्रपोज किए। तो देयर आर 3 मॉडल्स ऑल टुगेदर। 3 मॉडल्स इन्होंने प्रपोज किए जो हमारे को देखना होगा, और तीनों मॉडल में वी हैव टू सी दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट द नेशनल इनकम, राइट? तो सबसे पहला मॉडल है, ये बहुत ही सिंपल मॉडल है, बट ये टोटली हाइपोथेटिकल है, बिकॉज द फर्स्ट मॉडल इज 2 सेक्टर मॉडल। अब किसी भी इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर तो होते नहीं, राइट? अब ये 2 सेक्टर कौन कौन से हैं? 2 सेक्टर मॉडल में कीन्स के हिसाब से इन्होंने 2 चीजों को इंक्लूड किया, हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस। हाउस होल्ड एंड बिजनेस। अब जरा सोचो कि क्या कोई इकोनॉमी ऐसा है जिसमें आप सिर्फ हाउस होल्ड और बिजनेस की बात करो? तो जवाब क्या है, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा कि ये थोड़ा हाइपोथेटिकल मॉडल है, अजम्पशन है। इसकी ज़रूरत क्यों थी, क्यों इस तरह का एजम्पशन उन्होंने एक्सप्लेन किया? तो आइडिया बहुत सिंपल है। इट विल गिव यू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमी एंड हाउ टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 सेक्टर मॉडल आपको हेल्प करेगा। सेकेंड है हमारे पास 3 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल में 2 सेक्टर्स को लाया गया, हाउस होल्ड को एंड बिजनेस को। क्या नहीं है, तो गवर्नमेंट इसमें हमारा इंक्लूडेड नहीं है, राइट? या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, इनफ्लो एंड आउटफ्लो की, वो भी इंक्लूडेड नहीं है। सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, हाउस होल्ड्स हैं और बिजनेस है। तो इन्हीं का आपको एक्सपेंडिचर देखना है और इन्हीं का आपको कंजम्पशन देखना, राइट? 3 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट सेक्टर को भी उन्होंने इंक्लूड किया। अगर गवर्नमेंट को इंक्लूड किया तो नाउ यू हैव हाउस होल्ड्स, देन यू हैव बिजनेस, एंड क्या आ गया अब हमारे पास, गवर्नमेंट। तो इसको हमने क्या कह दिया, नाउ दिस इज आवर 3 सेक्टर मॉडल, ओके? द थर्ड मॉडल इज 4 सेक्टर मॉडल। अब जरा गौर करो, 3 सेक्टर मॉडल में आपका क्या मिसिंग है? होल्ड भी आ गया, बिजनेस भी आ गया, गवर्नमेंट भी आ गया। हम कहते हैं लेकिन सर इसमें इनफ्लो एंड आउटफ्लो का तो जिक्र है नहीं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का तो जिक्र है नहीं, और हम जानते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है नेशनल इनकम का। तो देन वी हैव द 4 सेक्टर मॉडल, एंड 4 सेक्टर मॉडल में इंक्लूड कर दिया गया है किसको, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को,
यानी कि फॉरेन सेक्टर को। तो हाउस होल्ड्स हैं हमारे पास, बिजनेस है हमारे पास, गवर्नमेंट है एंड फॉरेन सेक्टर। इस तरह से देखो आपके पास टोटल कितने हो गए भाई, 3 मॉडल्स हो गए। दीज आर द 3 मॉडल्स व्हाट यू हैव टू सी इन दिस चैप्टर। और इन तीनों मॉडल्स के आधार पे हमारे को क्या करना है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। बहुत सारे फंडामेंटल्स आप ऑलरेडी जानते हो, बहुत सारे फंडामेंटल्स आपको यहाँ सीखना होगा ताकि आप नेशनल इनकम को क्या कर सको, कैलकुलेट कर सको। क्रिटिकल चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज सर्कुलर फ्लो ऑफ पहले हेडिंग कर लो, क्योंकि हम 2 सेक्टर के अंदर ही सारे कॉन्सेप्ट को देख लेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वो जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ सीखने जा रहे हैं वो सब जगह अप्लाई होगा सेलेक्टिवली। सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर मॉडल, सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल का सर्कुलर फ्लो को हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डन। आ जाओ यहाँ। 2 सेक्टर मॉडल के सर्कुलर फ्लो को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या कहा हमने, 2 सेक्टर मॉडल में 2 ही सेक्टर है, एक है हाउस होल्ड और एक है बिजनेस। सो अगर हम ऐसे देखें इसको, वी हैव हाउस होल्ड्स एंड वी हैव बिजनेस या फॉर्म्स। ठीक है, तो ये हमारे 2 सेक्टर्स हो गए। अब इसी 2 सेक्टर में वी हैव टू सी द सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो ऑफ व्हाट, आप कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ रिसोर्सेज एंड मनी ऑफ कोर्स। नाउ फॉर एग्जांपल, अब जरा एक बात बताओ मुझे, अगर हम फर्म्स की बात करें, फर्म्स का काम क्या है, फर्म्स का काम है प्रोडक्शन। दे विल बी प्रोड्यूसिंग द गुड्स, और ये जो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, हाउस होल्ड्स के लिए। लेकिन फर्म्स को गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनको कहाँ से मिलेगा, हाउस होल्ड से, 2 ही सेक्टर है। तो व्हाट विल हैपन हियर इज, जो फैक्टर इनपुट है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड टू फर्म्स। ये इससे क्या कर रहा होगा, फैक्टर इनपुट ले रहा होगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो फैक्टर इनपुट ले रहा है किससे, हाउस होल्ड से, ऐसे ही फ्री में होगा क्या? अब बोलोगे बिल्कुल नहीं सर। क्या इसी बात है, इस फैक्टर इनकम के अगेंस्ट ये फर्म क्या कर रहा होगा, इस फैक्टर इनपुट के अगेंस्ट ये फर्म क्या कर रहा होगा, फैक्टर पेमेंट कर रहा होगा। जो फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड्स के लिए क्या है, फैक्टर इनकम है। जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को हम। किस फॉर्म में ये पेमेंट करेगा, तो याद करो क्या क्या फैक्टर्स थे हमारे। जैसे हमने कहा था लैंड, तो लैंड के लिए हमने क्या कहा था, रेंट। हमने कहा था लेबर, लेबर के लिए क्या होता है, वेजेस। हमने कहा था कैपिटल, कैपिटल के लिए क्या होता है, प्रॉफिट, है ना। हमने कहा था कैपिटल के लिए होता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या हो गया हमारे पास, प्रॉफिट। एंटरप्राइज के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। सो ये फैक्टर पेमेंट्स हैं, एंड दीज फैक्टर पेमेंट्स विल बी मेड बाय द फर्म्स टू द हाउस होल्ड्स। तो ये क्या हो गया भाई, इधर क्या हो गया, ये फैक्टर इनकम हो गया। नाउ सी दिस, जो गुड्स फर्म्स ने बनाया, इन गुड्स एंड सर्विसेज का ये फर्म क्या करेगी भाई, इसको आप कहते हैं दिस विल बी सोल्ड टू द हाउस होल्ड्स। किसको बेचा जाएगा, हाउस होल्ड को बेचा जाएगा। तो यहां से गुड्स एंड सर्विसेज किसको चले गए, गुड्स एंड सर्विसेज किसको चले गए, हाउस होल्ड को चले गए। अब हाउस होल्ड को जो ये गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहा है, फाइनल गुड्स जो उसको मिल रहा है, तो क्या ये इसको फ्री में मिलता है? हम फिर बोलेंगे नहीं सर, अब पैसे का फ्लो जो है वो इधर से इधर होगा। और अभी तक आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्यों इसको हम सर्कुलर फ्लो कहते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड एज सर्कुलर फ्लो। वो आपको समझ में आ गया होगा देखते ही। तो इधर से इधर क्या होगा, पैसे का फ्लो होगा। अब ये जो पैसे का फ्लो होगा इसको क्या नाम दिया जाए, है ना। ये जो पैसे का फ्लो इधर हुआ
इसको तो हमने कह दिया कि ये मेरा फैक्टर पेमेंट था। ये किस तरह का एक्सपेंडिचर है? तो आप कहते हो सर दिस इज कॉल्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको हम क्या बुलाते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बुलाते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। ये एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है? हाउस होल्ड्स कर रहे हैं। तो दिस इज द सर्कुलर फ्लो इन द टू सेक्टर मॉडल। तो टू सेक्टर है तो हमने दो ही सेक्टर को दिखाया, हाउस होल्ड को दिखाया और बिजनेस को दिखाया। एंड यू कैन सिंपली सी दैट हाउ रिसोर्सेज आर मूव्ड फ्रॉम वन टू अनदर। तो फैक्टर इनपुट जाता है फ्रॉम हाउस होल्ड टू बिजनेस, उसके अगेंस्ट बिजनेस पेमेंट करता है किसको? हाउस होल्ड को। फैक्टर इनपुट में लैंड है तो रेंट जाएगा, लेबर है वेजेस जाएगा, कैपिटल है इंटरेस्ट जाएगा, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट जाएगा या एंटरप्राइज के लिए प्रॉफिट जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज विल बी कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड। तो सिंस इट इज कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड के लिए क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। दिस इज द टू सेक्टर मॉडल। तो अगर हम सर्कुलर फ्लो देखें टू सेक्टर मॉडल में, तो वी सिंपली से दैट फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर का फ्लो, किसका फ्लो? इनकम और एक्सपेंडिचर का फ्लो। तो फैक्टर इनकम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना? तो इनकम और एक्सपेंडिचर का फ्लो इस तरह से होता है कि इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाता है। इन सच अ वे दैट इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। इन सच अ वे दैट इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। अब एक बार बताओ, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या हुआ? कि टोटल इनकम टोटल एक्सपेंडिचर, जो इनकम आया वो क्या कर दिया गया? स्पेंड कर दिया गया। इसका मतलब सेविंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सेविंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये दो सेक्टर मॉडल है, गवर्नमेंट इसमें है नहीं। इसका मतलब टैक्स का भी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि केन्स का कहना है कि भाई ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। ये क्या है? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, लॉन्ग पीरियड का किसने देखा है? तो दार्शनिक किस्म के रहे होंगे। तो फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन सच अ मैनर दैट इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। ठीक है? द सिंपल टू सेक्टर मॉडल, assumes that there are only two sectors in economy. Only two sectors in economy. That is household and business. Household and business. And only with income and expenditure outlays. तो सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर आउटलेज है, और कुछ भी हम यहां कंसीडर नहीं करते। सिर्फ कैसे आउटलेज हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर आउटलेज हैं। और हम कहते हैं ये फ्लो इस मैनर में होता है कि इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ठीक है? फर्दर क्या क्या चीजें हैं एस्पेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या कहा हमने कि दो ही सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड एंड बिजनेस। और फिर हमने कहा कि हाउस होल्ड, अब जरा इस बात को समझो कि जितना भी फैक्टर है, फैक्टर इनपुट, दैट इज ओन्ड बाय द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड सेल दैट फैक्टर इनपुट टू द बिजनेस। बिजनेस प्रोड्यूस करेगा गुड्स एंड ऑल गुड्स आर सोल्ड टू द हाउस होल्ड। यानी कि कोई सेविंग यहां नहीं हो रही है, कॉर्पोरेट सेविंग जैसा कुछ भी नहीं है। वी सिंपली से दैट households own all factors of production. Household own all factor of production. ठीक है? दे मतलब हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं। सेल फैक्टर सर्विसेज, टू अर्न फैक्टर इनकम।
उन्होंने फैक्टर सर्विसेज को बेचा फॉर्म्स को, तो क्या अर्न किया? फैक्टर इनकम अर्न किया। किस फॉर्म में अर्न किया हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भी फैक्टर इनकम था हाउस होल्ड का, वो पूरा का पूरा फैक्टर इनकम क्या होगा? एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जाएगा ना। तो आप क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम इज स्पेंट entirely to consume final goods and services. Final goods and services. तो इसका मतलब क्या हुआ जरा सोचो। हम कहते हैं जो फैक्टर इनकम था आपका is spent entirely to consume the goods. So what we can see here कि this was our factor income. ये क्या था मेरा? This was our factor income. हाउस होल्ड के लिए ये क्या था? फैक्टर इनकम। जो भी फैक्टर इनकम आया वो पूरा का पूरा गया किस फॉर्म में? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। तो दिस इज माय कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ कि ये जो इनकम है इनका, ये पूरा का पूरा इनकम क्या है? डिस्पोजेबल है। आपको याद होगा हम बात करते हैं किसके? डिस्पोजेबल इनकम का मतलब वो इनकम जो हमारे पास अवेलेबल है टू स्पेंड। सो फैक्टर इनकम इज वाई एंड डिस्पोजेबल इनकम इज वाई डी। तो इन दैट सिनेरियो वाई इज इक्वल टू वाई डी। कोई डाउट नहीं है इसमें, यही होगा ना, क्योंकि पूरा का पूरा इनकम क्या हो रहा है? स्पेंड किया जा रहा है। पूरा का पूरा इनकम क्या हो रहा है? स्पेंड किया जा रहा है। तो अपन क्या कह देते हैं? सो वाई इज इक्वल टू YD. Now where Y is equal to total income and YD is equal to disposable income. हाँ या ना? तो क्या कहता है टू सेक्टर मॉडल? टू सेक्टर मॉडल कहता है कि आपके पास दो ही सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड होगा और फॉर्म्स होंगे, बिजनेस होंगी। और बिजनेस जो है फैक्टर इनकम, जो फैक्टर है इनपुट फैक्टर इनपुट, वो पूरा का पूरा ओन करता है हाउस होल्ड। बिजनेस या फर्म हाउस होल्ड से फैक्टर इनपुट को परचेज करता है, बदले में उसको पेमेंट करता है, जो हाउस होल्ड के लिए फैक्टर इनकम हो गया। और जो फैक्टर इनकम है हाउस होल्ड का, वही उनका टोटल इनकम है एंड दैट टोटल इनकम विल बी स्पेंट, वो खर्च किया जाएगा। तो सेविंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वाई बिकम्स इक्वल टू व्हाट? वाई डी, है ना। तो वाई इज इक्वल टू व्हाट? YT। ओके, तो एक बैलेंस आपको दिखेगा, एक बैलेंस आपको दिखेगा। वी विल बी टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम हियर, बट लेटर यहां हम एक चीज आप कंक्लूड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सो फॉर्म ने क्या किया? ऐसे सोचो, वी हैव द हाउस होल्ड, we have the household and we have the firms. We have the household, we have the firms. Firms ने पेमेंट किया हाउस होल्ड को, ये फ्लो ऑफ मनी है। फर्म्स ने पेमेंट किया हाउस होल्ड को, तो ये क्या था मेरा? हाउस होल्ड के लिए क्या हो गया? फर्म के लिए क्या हुआ? तो फर्म के लिए हो गया फैक्टर पेमेंट। फर्म के लिए क्या हो गया? फैक्टर पेमेंट, है ना। लेकिन यही अमाउंट हाउस होल्ड के लिए क्या हो गया? ये हो गया हाउस होल्ड इनकम, हो गया ना। हाउस होल्ड के लिए यही क्या हो गया? हाउस होल्ड इनकम या फैक्टर इनकम। फर्दर सोचो, हाउस होल्ड ने गुड्स को कंज्यूम किया। जब हाउस होल्ड ने गुड्स को कंज्यूम किया तो फर्म को क्या किया? पेमेंट किया। अब ये जो पेमेंट है ये हाउस होल्ड का क्या है? टेल मी, ये हाउस होल्ड का क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर। तो हम इसको कह सकते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। ये हाउस होल्ड का क्या हो गया? एक्सपेंडिचर। और यही तो है टोटल इनकम किसका? फर्म्स का। जो इसका एक्सपेंडिचर है वो फर्म का क्या है? इनकम है ना। तो ये क्या हो गया मेरा? टोटल रिसीट्स ऑफ द फर्म। ये क्या हो गया? टोटल रिसीट्स ऑफ द फर्म, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ? जरा सोचो आप,
हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं सर फैक्टर इनकम जो है इज इक्वल टू हाउस होल्ड इनकम, यस और नो? जो फैक्टर पेमेंट हुआ वही हाउस होल्ड का क्या था? इनकम था। एंड हाउस होल्ड इनकम इज इक्वल टू हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। तो जो पूरा इनकम था पूरा का पूरा खर्चा कर दिया, तो वो बराबर हो गया हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के। एंड जो हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर है वही तो फर्म का क्या है? टोटल रिसिट है। तो फर्म का जो टोटल रिसिट है वो एक्सपेंडिचर है किसका? हाउस होल्ड का। तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा? तो हम कहते हैं सर वैल्यू ऑफ आउटपुट की अगर आप देखो तो यही तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है। कहने का मतलब फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू हाउस होल्ड इनकम इज इक्वल टू हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल रिसिट बाय फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो क्या ये रिलेशन हम यहाँ एस्टैब्लिश कर सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। क्या बोलोगे आप? हैंस फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू हाउस होल्ड इनकम इज इक्वल टू household expenditure is equal to total receipts of firm is equal to value of output, है ना? is equal to value of output। तो ये रिलेशन हम आसानी से क्या कर सकते हैं? यहां एस्टैब्लिश कर सकते हैं। So what we can say here, Keynesian model assumes that output to be perfectly elastic to changes in aggregate demand मतलब सीधा सीधा है कि जो एग्रीगेट डिमांड होगा उसके हिसाब से सप्लाई क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा, है ना? तो इट सिंपली से दैट आउटपुट जो है, आउटपुट विल डिसाइड द सप्लाई। द आउटपुट इज परफेक्टली इलास्टिक टू चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड का से परफेक्टली इलास्टिक होगा आपका क्या? आउटपुट। तो आइडिया बहुत सिंपल है, यही आपका टू सेक्टर मॉडल। अब देयर आर लॉट ऑफ एजम्पशंस, बहुत सारे एजम्पशंस हैं इसमें, जिन एजम्पशंस को हमें क्या करना है? देख लेना है एक बार। एंड देन आफ्टर वी विल मूव टू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिनके आधार पर, जैसे अभी आपके सामने एक टर्म आया एग्रीगेट डिमांड। अब इसको हम यहाँ ज़्यादा एलाबोरेट नहीं करेंगे, वी विल सी एट लेटर स्टेज व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, है ना? सबके अपने ग्राफ्स होंगे, सबका अपना कॉन्सेप्ट होगा, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इससे पहले आप इक्विलिब्रियम का मतलब तो जानते ही हैं, बैलेंस की बात करते हैं इसमें हम। इसको डिफाइन कर लो। इक्विलिब्रियम आउटपुट अकर्स व्हेन desired amount of output demanded by all agents equals to amount produced in a given period, और इसी चीज को यहां आपने इंडिकेट किया था। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो टोटल डिजायर्ड आउटपुट है, डिमांडेड आउटपुट है ना, दैट विल बी इक्वल टू द अमाउंट प्रोड्यूस्ड। तो जो डिमांड है वो बराबर होगा किसके? सप्लाई के। तो जो डिमांड है दैट इज गोइंग टू इक्वल टू व्हाट? द अमाउंट प्रोड्यूस्ड। इसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। नाम ही इसका बहुत कुछ इंडिकेट कर देता है, राइट? डन। चलिए लास्ट लाइन रहने देता हूं। वी हैव टू सी नाउ assumptions। बहुत सारे assumptions हैं जिसे हम यहां मेंशन करने जा रहे हैं, ठीक है? सबसे पहला assumptions,
हमने क्या कहा था कि जो टोटल इनकम था वो टोटल स्पेंड हो रहा था। फर्म का जो टोटल रिसिट था वो टोटल रिसिट फर्म ने फैक्टर पेमेंट के तौर पे कर दिया था, और हाउस होल्ड का जो टोटल फैक्टर इनकम था वो उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तौर पे कर दिया था। तो किसी तरह का कोई सेविंग नहीं है। तो फर्म्स डू नॉट सेव, फर्म सेव नहीं करेगा। किसी तरह का कॉर्पोरेट सेविंग नहीं है, नो कॉर्पोरेट सेविंग्स, नो कॉर्पोरेट सेविंग्स, और क्या कह सकते हैं हम, रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, प्राइसेस आर गोइंग टू बी कांस्टेंट, एंड कैपिटल इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। तो आप क्या कहते हैं, ऑल प्राइसेस, सप्लाई ऑफ कैपिटल, all prices, supply of capital, and technology remains constant, and technology remains constant। सारे prices, capital और technology क्या होगा, constant रहेगा। क्या टैक्स होगा, no tax, as government sector is not included। गवर्नमेंट अगर नहीं है तो फिर टैक्स नहीं होगा, इट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या आउटफ्लो इनफ्लो था, नहीं था। नो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है, नो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। नेक्स्ट आ जाना, ऑल इन्वेस्टमेंट्स, ऑल, इसको मैं अलग कलर में क्यों लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर ऑटोनोमस, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल इन्वेस्टमेंट आर ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब क्या हुआ कि जो किसी से अफेक्ट नहीं होता। तो किससे अफेक्ट ना होने की बात कर रहे हैं हम, तो आप कहते हो सर इंटरेस्ट से, इनकम से। तो नॉट डिटरमिन्ड बाय लेवल ऑफ इनकम, और इंटरेस्ट रेट। तो ये इंटरेस्ट रेट या लेवल ऑफ इनकम से डिटरमिन नहीं होता, ये इंटरेस्ट रेट या लेवल ऑफ इनकम से डिटरमिन नहीं होता, एंड दैट इज व्हाई इट इज व्हाट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सो ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर ऑटोनोमस, ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर ऑटोनोमस। मतलब इन्वेस्टमेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनकम और इन्वेस्टमेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इंटरेस्ट रेट, है ना। तो हम जानते हैं इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट के लेवल को डिसाइड करता है, बट हियर वी आर अज्यूमिंग इट इन्वेस्टमेंट इज नॉट डिटरमिन्ड बाय द इनकम or the interest rate, right? That is why investments are what, autonomous, all investment outlays are autonomous। ठीक है, फर्दर देखना, यहां जो होता है ऑल इन्वेस्टमेंट, जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, ऑल इन्वेस्टमेंट इज इन नेट। सारे इन्वेस्टमेंट नेट के फॉर्म में होते हैं। तो यू नो ग्रॉस एंड नेट का कॉन्सेप्ट तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। नाउ टेल मी, ऑल इन्वेस्टमेंट, इफ ऑल इन्वेस्टमेंट इज इन नेट, तो इसका मतलब नेशनल इनकम किस फॉर्म में निकलेगा, बता सकते हो आप मेरे को। तो क्या बोलोगे आप, नेशनल इनकम इज गोइंग टू नेट नेशनल प्रोडक्ट, यही होगा ना। नेशनल इनकम किस फॉर्म में निकलेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ऑल इन्वेस्टमेंट इज इन व्हाट, नेट। तो क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और ग्रॉस नेट का डिफरेंस आप जानते हैं, है ना। क्या अदर एजम्पशंस एज वेल, चलो इसको देखते हैं। नाउ गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। और ये सिंपल एजम्पशंस हैं, है ना, फंडामेंटल क्लियर है, तो एजम्पशंस याद रखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो लेट्स सी द एजम्पशन नेक्स्ट। अब इसको देखो, अगर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है तो नो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ नो आउटफ्लोज एंड नो इनफ्लोज, है ना। इसी को हम क्या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, दैट द इकोनॉमी इज व्हाट, क्लोज्ड इकोनॉमी, है ना। बस मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, वरना अगर हमने नो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मेंशन कर रखा है तो क्लोज्ड इकोनॉमी की हमें को आवश्यकता नहीं थी। परफेक्ट कंपटीशन इज देयर,
अब ये भी बड़ा कंट्रोवर्सी है, आप कहोगे सर परफेक्ट कंपटीशन कहाँ होता है ना? ठीक है, ओके। फर्दर saving is a function of saving is a function of income. Saving is a function of income and ठीक है, इसको हमने मेंशन नहीं किया हुआ है, and investment is a function of MEC. What is MEC? Marginal efficiency of capital. हम इसको डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको कहा था टाइम पीरियड क्या एज्यूम होता है इसमें, शॉर्ट पीरियड, और क्या एजम्पशन है y इज इक्वल टू YT। हालांकि इसको हमने पहले भी लिखा था, मैंने फिर से यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है। टोटल आउटपुट इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन, ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो हमें लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। So these are certain assumptions what we have to take care of, and then we will move to some basic concepts. ये बहुत ही क्रिटिकल है अब आगे का सेशन आपका। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फंक्शंस हैं, इसका हम यूज़ करते हैं इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, है ना। तो जब आप नेशनल इनकम को डिटरमिन करोगे तो यू विल बी नीडिंग दिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स। टोटल 8 कॉन्सेप्ट्स हैं बालक, टोटल 8 कॉन्सेप्ट्स हैं, इन 8 कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला है हमारा एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। अभी अभी आपने इसको देखा था, आउटपुट और एग्रीगेट को आपने बराबर किया था। तो सबसे पहले हमारे पास है एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, राइट। सेकेंड इज योर कंजम्पशन फंक्शन, सेकेंड इज योर कंजम्पशन फंक्शन। यूजुअली कंजम्पशन को हम क्या करते हैं, C से डिनोट करते हैं। तीसरा है MPC, इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज MPC। ये सारे कॉन्सेप्ट अभी आप समझोगे, फिलहाल हम बस लिस्ट कर रहे हैं। तो वी हैव द एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन फंक्शन, MPC। फोर्थ है हमारे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको हम कह सकते हैं APC। तो APC स्टैंड्स फॉर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब सेविंग की भी बात आएगी, तो वी हैव सेविंग फंक्शन, वी हैव सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन को भी हमें समझना है। फिर आता है दिस इज द APC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यहां था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको आपने MPC कहा था। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को आप क्या बोलोगे, MPS बोलोगे। और फिर आता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को क्या बोलोगे आप, APS बोलोगे। और आपने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को क्या बोला था, APC बोला था। एंड देन वी हैव द 8th वन, इसको हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई, right? So these are 8 basic concepts and functions what you will be needing in determination of national income. अब ये 8 को हमें समझना है, ये बहुत क्रिटिकल है, इन 8 को समझ लो।
आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे पहले से एग्रीगेट डिमांड फंक्शन से। ठीक है, फर्स्ट वन इज एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। अब यहां बालक एक बात को याद रखना, अब एक नया टर्म आया है ना, तो आप जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं यहाँ एक नोट लगा लो कॉर्नर में। टर्म क्या है? प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो नेचुरल टेंडेंसी होता है, नेचुरल टेंडेंसी टू बिहेव इन सर्टेन कंडीशन। इसी तरह के कंडीशन में जो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, नेचुरल टेंडेंसी टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, ऐसे कर देते हैं, इन अ सर्टेन वे इन सम सिचुएशन। एक सर्टेन वे में बिहेव करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को प्रोपेंसिटी कहते हैं। अब इससे इतर होके, इससे डिफरेंट होके आप एग्जांपल ले लो, मान लो इन्फ्लेशन आ जाए तो उस समय जो लोगों का बिहेवियर होता है, और जब बूम पे हो इकोनॉमी उस समय जब लोगों का बिहेवियर होता है, तो आप देखोगे अगर अगर इन्फ्लेशन आता है तो आप देखोगे कि पीपल स्टार्ट बिहेविंग इन सर्टेन मैनर। तो दैट व्हाट द प्रोपेंसिटी इज, इट्स नेचुरल टेंडेंसी कि ऐसा होगा तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होगा, नेचुरली ऐसा ही होगा। उसी को प्रोपेंसिटी टर्म से हम डिफाइन करते हैं। अभी और क्लैरिटी आएगी व्हेन वी विल स्टडी अबाउट इट। नाउ सी, एग्रीगेट डिमांड की अगर हम बात करें, दिस इज एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। So how we can see the aggregate demand function? So this can also be said as, आप कहते हैं, और इसको आप टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, बराबर ही होगा दोनों। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू, और इट्स नथिंग बट टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर, है ना, बोथ आर इक्वल। एग्रीगेट डिमांड कह लें या टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर कह लें। जरा देखो, इन टू सेक्टर मॉडल ऐसे लिखो, एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड फॉर फाइनल गुड्स और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर has two components. अब सबसे पहला सवाल आता है, सर एक्स एंटे का मतलब क्या होता है? एक्स एंटे का मतलब होता है कि जो वैल्यू फोरकास्टेड हो, तो फोरकास्टेड वैल्यू, है ना, आपने फोरकास्ट किया है इसको, इट इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू, तो आप कहते हैं फोरकास्टेड बट नॉट एक्चुअल। फोरकास्टेड बट नॉट एक्चुअल, जो हमने फोरकास्ट किया है क्या वो एक्चुअल हो, ये जरूरी है क्या? नहीं ना, उसी को एक्स एंटे कहते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड फोरकास्टेड फॉर फाइनल गुड्स और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हैज टू कंपोनेंट्स। तो एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दोनों का मतलब तो एक ही है ना, इसलिए और वर्ड को हमने यूज कर लिया है। तो इसमें दो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। अब वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ये समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले। तो सबसे पहले उसी से आपको एडी का फॉर्मूला मिल जाएगा। आप जानते हैं दोनों कंपोनेंट को ऐड करना होगा हमें। एक होता है एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, एग्रीगेट डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, इसको हम क्या बोलेंगे? सी। एंड सेकंड एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स। नाउ वी ऑल नो गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, है ना। तो हम बात कर सकते हैं कंज्यूमर गुड्स की, हम बात कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट गुड्स की, कैपिटल गुड्स की। तो इन्वेस्टमेंट गुड्स जो है हमारा, इसका जो एग्रीगेट डिमांड है, कंज्यूमर गुड्स का जो एग्रीगेट डिमांड है, ये दोनों मिलके हमें क्या दे देगा? टोटल एग्रीगेट डिमांड दे देगा, या टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर दे देगा, या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दे देगा। यस और नो, यही होगा ना। सो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। सिंपल सा फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। सो AD is equal to C plus I. Yes or no?
AD is equal to C plus I. Now see this I and think about the assumption you have taken. आपने क्या कहा था? सर हम शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं, शॉर्ट रन की बात करते हैं. तो शॉर्ट रन में ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है, राइट, ये जो आपका एग्रीगेट डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स है, तो दिस इज बेसिकली व्हाट? कांस्टेंट. ये क्या हो जाता है? ये कांस्टेंट हो जाता है. तो आप क्या बोलोगे? I is constant in short run in simple economy. अब जब आप I को कांस्टेंट करते हैं तो इट इज डिनोटेड एज I बार. इस तरह से हम इसको डिनोट कर देते हैं. इसका मतलब ये क्या हुआ? कांस्टेंट I. दिस इज आवर कांस्टेंट I. तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बताओ. इसका मतलब क्या हुआ मेरा? शॉर्ट रन हम इसको मेंशन कर लेंगे यहां. मान लो अगर AD इज इक्वल टू C प्लस I, where I is constant investment. शॉर्ट रन AD इज इक्वल टू C प्लस I, where I is what? कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट. तो ये मेरा क्या है? कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट है. ठीक है. तो अब एक बात बताओ, इफ I इज अ कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड किस पे डिपेंड कर रहा है? लार्जली. कुछ सोचो. इफ I इज द कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट, अगर ये कांस्टेंट है, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड किस पे डिपेंड कर रहा है? लार्जली. आप क्या बोलोगे? C पे, है ना. तो आप यहां एक नोट लिख लो. एग्रीगेट डिमांड largely depends on aggregate consumption expenditure. Aggregate consumption expenditure in short run. तो ये आपका एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट है. आप क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड या टोटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, इन दैट केस देयर आर टू कंपोनेंट्स. वन इज एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, वन सेकेंड वन इज द एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स. तो AD बिकम्स C प्लस I. शॉर्ट रन में जो मेरा I है, जो इन्वेस्टमेंट है, दैट इज कांस्टेंट. तो AD बिकम्स C प्लस I बार. और ये जो I कांस्टेंट I है, इसकी वजह से जो एग्रीगेट डिमांड है, दैट मेजरली डिपेंड्स ऑन व्हाट? द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट. तो दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड. क्या बोलोगे? AD इज इक्वल टू C प्लस I. एग्रीगेट अमाउंट इज एग्रीगेट डिमांड इज बेसिकली सम टोटल ऑफ एग्रीगेट डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीगेट डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स. यही दो तरह के गुड्स होते हैं हमारे पास. इनका जो टोटल होगा वो मेरा एग्रीगेट डिमांड बता देगा इकोनॉमी का, इन सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी, राइट. दिस इज इट. अब हम चलते हैं सेकंड पे. सेकंड वन इज कंजम्पशन फंक्शन. हमारी लिस्ट में सेकंड क्या है? तो बोलेंगे सेकंड वन इज कंजम्पशन फंक्शन. सेकंड वन इज कंजम्पशन फंक्शन. ठीक है. लेट्स सी दिस. अच्छा, हम एक काम और कर सकते हैं, हम इसको यहाँ देख लेते हैं. ठीक है. एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसा होता है, राइट. चलो इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग कंजम्पशन पे जाएंगे. एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसा होता है? तो अगर हम एग्रीगेट डिमांड को देखें तो हमारे पास दो एस्पेक्ट हैं. वाई एक्सिस पे रख लिया हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, और एक्स पे रख लो आप किसको? इनकम को. ठीक है. नाउ सी योर एजम्पशन. आपके एजम्पशन में आपने क्या कहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसा है? ऑटोनोमस, है ना. यानी कि आपने ये कहा था कि इनकम का या इंटरेस्ट रेट का इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमने क्या किया? एक लाइन से वी हैव शोन द इन्वेस्टमेंट. सो दिस इज आवर I. ठीक है. अब बात करो कंजम्पशन की. जब हम कंजम्पशन की बात करते हैं तो जब इनकम बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है, तो अकॉर्डिंगली कंजम्पशन विल आल्सो इंक्रीज, राइट.
तो कंजम्पशन विल गो लाइक दिस। ये हमारा किसका लाइन है? दिस इज माय लाइन ऑफ कंजम्पशन। तो कंजम्पशन इस तरह से हमारा आगे बढ़ेगा, राइट। एंड देन वी हैव आर एग्रीगेट डिमांड स्लोप। दिस इज आर एग्रीगेट डिमांड। ये क्या है हमारा? दिस इज आर एग्रीगेट डिमांड। तो ये हमारा एडी है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो ये एडी का कर्व है, तो ये मेरा एग्रीगेट डिमांड कर्व है। ये स्लोप मेरा क्या बताता है? एग्रीगेट डिमांड को बताता है, राइट। वी हैव द आई एंड द सी एंड एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में करूंगा, फिलहाल इसको ध्यान में रखना है, राइट। मैं इसको अभी कराना भी नहीं चाह रहा था, बट यस, देख लिया तो अच्छी बात है। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे। और चलते हैं सेकंड पे, कंजम्पशन फंक्शन। तो जब हम नेशनल इनकम डिटरमिन करेंगे एट लास्ट टू सेक्टर मॉडल का, तो देयर वी विल सी दैट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। वहां हम इस चार्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए, नाउ सी द कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन किस चीज को बताते हैं? तो जाहिर सी बात है, एग्रीगेट कंजम्पशन का रिलेशन ये बताएगा डिस्पोजेबल इनकम के साथ। तो कंजम्पशन जो फंक्शन की बात करें तो हम कहते हैं कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ वाई, दैट इज योर इनकम। सो कंजम्पशन फंक्शन क्या बोलेगा? आप बोलोगे इट एक्सप्रेस और इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन aggregate consumption expenditure and aggregate disposable income। तो डिस्पोजेबल इनकम जो है हमारा और जो मेरा एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इसकी रिलेशनशिप को बताता है आपका कंजम्पशन फंक्शन। तो आपने क्या कहा कि C इज फंक्शन ऑफ Y। इस रिलेशन को ध्यान में रखना है। C इज फंक्शन ऑफ Y एंड Y लिखें या YD लिखें, इट्स द सेम थिंग, बिकॉज हमने पहले इस बात को समझ लिया था कि Y इज इक्वल टू YD, है ना। नाउ सी दिस, व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड हियर इज, इट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग, वेरी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट। यहाँ लिख देते हैं बगल में ताकि ये हमारे दिमाग में रहे, तो हम यूज करेंगे। हम कहते हैं इफ डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेस, इफ डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेस, जब आपका डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होता है, तो जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है हाउस होल्ड का, दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। तो आप कह सकते हैं यहाँ कंज्यूमर विल इंक्रीज देयर प्लान्ड एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर का जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है दैट विल इंक्रीज एज पर द इनकम। जब इनकम बढ़ेगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, तो उनका प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी अकॉर्डिंगली क्या होगा? इंक्रीज होगा। एंड करंट एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की हम बात कर रहे हैं, एंड current consumption expenditure increases, but less than the current consumption expenditure increases but less than the increase in income, है ना। तो क्या कह रहे हैं हम कि जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा तो उनका प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा अकॉर्डिंगली, बट जो करंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है बढ़ेगा, दैट इज वेरी ऑब्वियस, बट लेस दैन द इंक्रीज इन इनकम। बट इनकम में जितना इंक्रीज हुआ है उससे कम इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ?
कंजम्पशन इनकम रिलेशनशिप हुआ ना, कंजम्पशन का इनकम के साथ रिलेशनशिप हुआ, यही हुआ ना इसका मतलब, कंजम्पशन के साथ इनकम का रिलेशनशिप, इनकम के साथ कंजम्पशन का रिलेशनशिप। और जब आप कंजम्पशन इनकम के रिलेशनशिप को देखते हैं बालक, इसी को हम कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन, है ना, यही हमारा क्या, यही हमारा कंजम्पशन फंक्शन है। तो दिस इज आवर कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन इज नथिंग बट द रिलेशनशिप ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम। एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट हियर, कि जैसे जैसे मेरा इनकम, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज अकॉर्डिंगली, राइट, बट करंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है दैट विल इंक्रीज फॉर श्योर बट लेस दैन द चेंज इन द इनकम, से थोड़ा कम आपको यहाँ चेंज होता हुआ दिखाई देगा। मतलब क्या हुआ इसका, जरा सोचो, लेट्स से दिस इज y एंड दिस इज x, ठीक है, इनकम और कंजम्पशन के रिलेशनशिप को हमें देखना है ना। तो हमने क्या किया, x पे लिया इनकम को, y पे लिया कंजम्पशन को। टाइपिंग एरर था, इग्नोर करो, ठीक है। सो दिस इज आवर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज आवर C, है ना। तो हम कहते हैं कंजम्पशन इज फैक्टर ऑफ इनकम, तो दिस इज आवर C। अब जरा गौर करना, दिस डिफरेंस इज बेसिकली B एंड दिस इज A, दिस इज योर A। ये जो स्लोप है इसको हमने कह दिया B, तो दिस इज योर स्लोप B, ओके। नाउ सी दिस, अब यहां इसके मीनिंग को देखो, पहले हर एक चीज के मीनिंग को। जहां C का मतलब है एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, A इज अ कांस्टेंट, ये क्या है, एक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट डिनोट करता है, डिनोट्स पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कंजम्पशन at zero level of disposable income. So A denotes the positive value of consumption at zero level of disposable income. Now say this, तो हम क्या कह रहे हैं कि at this point, है ना, जो आपका A है, यहां से यहां देखो, तो ये जो गैप है यही है ना A। तो ये क्या बता रहा है कि जब मेरा डिस्पोजेबल इनकम किस लेवल पे है, जीरो लेवल पे है, इस माई इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम जब मेरा जीरो लेवल पे है, वहां से पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कंजम्पशन को डिनोट कर रहा है आपका A, because from here you have your income started and this is the level of consumption। ये मेरा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कंजम्पशन है, ये मेरा जो गैप बता रहा है, ये क्या बता रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कंजम्पशन, तब जब मेरा इनकम कितना था, डिस्पोजेबल इनकम क्या था, जीरो था। ये मेरा कंजम्पशन है इतना। B इज अनदर कांस्टेंट, B इज अनदर कांस्टेंट। B क्या बताता है, देखो B क्या बता रहा है, इंक्रीज इन कंजम्पशन पर यूनिट इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, इंक्रीज इन कंजम्पशन पर यूनिट इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। अब जैसे जैसे मेरा डिस्पोजेबल इनकम चेंज हो रहा है, वैसे वैसे मेरा क्या हो रहा है, CB चेंज हो रहा है। And this slope is basically B. So what B denotes?
B denotes increase in consumption per unit increase in disposable income. तो एक यूनिट अगर डिस्पोजेबल इनकम में चेंज आ रहा है उस कंडीशन में हमारे कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा, दैट इज डिनोटेड बाय द बी. इसका मतलब बी क्या है देखो, मीन्स बी क्या है मेरा, बी इज डेल सी अपन डेल वाई, है ना, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम. तो डेल सी अपन डेल वाई ये हमारा क्या है, ये हमारे बी को डिनोट करता है. ये ग्राफ अब आपके दिमाग में होगा तो जरा ध्यान दो. बी इज इक्वल टू डेल सी अपन डेल वाई, और ये जो आपका डेल सी अपन डेल वाई है दैट इज एमपीसी. इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो ये जो स्लोप है बी दैट बेसिकली डेल सी अपन डेल वाई एंड दैट इज बेसिकली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और वी कैन सी इट व्हाट, से इट एमपीसी. वाई जो है मेरा इज टोटल डिस्पोजेबल इनकम. वाई जो है मेरा वो है दैट इज टोटल डिस्पोजेबल इनकम. नाउ सी दिस. So what we are trying to say here, we are trying to say here कि अगर मैं इसको इक्वेशन में डाल दूं तो आप क्या बोलोगे, C इज इक्वल टू कंजम्पशन जो टोटल है मेरा, एक तो ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है, और हमने क्या कहा था कि पर यूनिट चेंज जो है दैट इज B, एंड पर यूनिट चेंज को अगर मैं इनकम से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला टोटल वैल्यू आएगा मेरे पास, और A वाला टोटल वैल्यू है. अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं यानी कि A प्लस बी वाई, बिकॉज B क्या बताता है, तो B बताता है इंक्रीज इन कंजम्पशन पर यूनिट विद इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम पर यूनिट. डिस्पोजेबल इनकम के बढ़ने से पर यूनिट कंजम्पशन में कितना चेंज आया, तो पर यूनिट कंजम्पशन में कितना चेंज आया मल्टीप्लाइड टू डिस्पोजेबल इनकम, ये टोटल वैल्यू आ जाएगा मेरे पास. तो C बिकम्स A प्लस बी वाई, है ना, कंजम्पशन बिकम A प्लस बी वाई. तो दिस विल बी आवर इक्वेशन ऑफ व्हाट, कंजम्पशन फंक्शन. तो दो फंक्शंस को आपने देखा अभी, एक था आपका एग्रीगेट डिमांड एंड द सेकंड फंक्शन वाज द कंजम्पशन फंक्शन. आई होप इट इज क्लियर. बहुत ज़्यादा हमें समय देने की या बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है ना, कीप इट सिंपल. चलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे. अच्छा, कॉन्सेप्ट नंबर 3 आप ऑलरेडी जानते हैं, जवाब देना आप. ये है एमपीसी, है ना. क्या होता है एमपीसी, तो आपने कहा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अभी आपने देखा था एमपीसी को, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को अभी आपने देखा था स्लोप बी, याद आया, स्लोप बी. स्लोप बी को हमने एमपीसी कहा था. ये मेरा एमपीसी, इसका मतलब डेल सी अपन डेल वाई. और मार्जिनल का मतलब ही, मार्जिनल में आप किसको लेते हो, चेंज जो है, इंक्रीमेंट जो है उसी को लेते हो ना आप. तो एमपीसी इज इक्वल टू डेल सी अपन डेल वाई इज इक्वल टू बी. बी मेरा क्या था, एमपीसी था. ठीक है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या बताता है, तो आप क्या बोलोगे, रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, बिटवीन डेल सी एंड डेल वाई. रिलेशनशिप बिटवीन डेल सी एंड डेल वाई, चेंज इन कंजम्पशन अपन चेंज इन इनकम, राइट. और वी कैन से द वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंट टू कंज्यूमर एक्सपेंडिचर पर यूनिट ना, याद होगा आपको, बी इंटू वाई किया था हमने, पर यूनिट ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज कॉल्ड एज एमपीसी. दैट्स इट, इतना ध्यान में रखना है. एमपीसी इज नथिंग, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन डेल सी एंड डेल वाई. चलो नंबर 4 पे.
चौथे में क्या था हमारा एपीसी. इन फोर्थ वी आर डन विद एडी, कंजम्पशन फंक्शन, एमपीसी. अब चलेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. बोले तो एपीसी इज एवरेज propensity to consume. Average propensity to consume. जब मार्जिनल था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, देखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो जब मार्जिनल था तो मार्जिनल का मतलब ही होता है चेंज, है ना. तो डेल सी अपन डेल वाई हो गया. और जब एवरेज होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप खुद ही सोचो ना, क्या बोल दोगे, सी अपन वाई हो जाएगा सर. मतलब टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम. टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, है ना. सो इसका मतलब क्या हुआ, ये एवरेज है ना, ये मार्जिनल तो है नहीं. जब एमपीसी था तो डेल सी अपन डेल वाई हो गया, और जब एपीसी आया तो सी अपन वाई हो गया. ये क्या बताता है बताओ, इट्स अ, ऐसे लिखो, इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम. टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम. एपीसी डिफरेंट इनकम लेवल पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं. नोट 1, APC is calculated at various income level. Note 2, with increase in income, proportion of income spent on consumption decreases. प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं तो प्रोपोर्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा. दैट इज वेरी ऑब्वियस, है ना. तो विद इंक्रीज इन इनकम प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन डिक्रीजेस. जब इनकम बढ़ेगा तो जो प्रोपोर्शन है इनकम का जो कंजम्पशन पे स्पेंड हो रहा है दैट विल डिक्रीज. आप याद करो, एक बड़ा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट हमने आगे पढ़ा था. हमने कहा था बढ़ता जरूर है बट लेस दैन द इंक्रीज इन द इनकम. याद है आपको. इफ डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेस, consumer will increase their planned expenditure and current consumption expenditure increases but less than the increase in the income. So what we are saying here that straight with increase in income proportion of income spent on consumption decreases. With increase in income proportion of income spent on consumption decreases. ध्यान में रखना है इसको. और चलो नेक्स्ट पे, अगला है हमारे पास सेविंग फंक्शन. नेक्स्ट इज सेविंग फंक्शन. अब सेविंग में क्या होगा, जैसे कंजम्पशन वाज फंक्शन ऑफ वाई, सेविंग इज आल्सो फंक्शन ऑफ इनकम. सेविंग इज फंक्शन ऑफ इनकम, है ना. सेविंग फंक्शन क्या बताते हैं, इट इज functional relationship between national income or disposable income in two sector model एंड सेविंग. तो सेविंग में और डिस्पोजेबल इनकम में क्या रिलेशन होगा, दैट इज बेसिकली सेविंग फंक्शन. तो दिस इज माय सेविंग एंड दिस इज माय डिस्पोजेबल इनकम. इसके बीच के रिलेशन को कौन बताता है,
सेविंग फंक्शन बताते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया सेविंग, और ये मेरा है डिस्पोजेबल इनकम। तो सेविंग इज इक्वल इज फंक्शन ऑफ इनकम, दिस इज डिनोटेड बाय द सेविंग फंक्शन। यही इसका बेसिकली मतलब है। नाउ टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लो, ठीक है। टेक एन एग्जाम्पल, we have disposable income YD in crores, ठीक है। then we have consumption in crores, and then we have saving in crores, okay। now in this example we are going to see the relation between consumption and saving। ध्यान से देखो इसको, कंजम्पशन एंड सेविंग, ठीक है। तो व्हाट इज डेटा गिवन, ये आपके स्टडी मैट में ये एग्जांपल एज इट इज मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इनकम भी है, इनकम कंजम्पशन एंड सेविंग के का रिलेशन है। तो हमारे पास इनकम भी है ना, तो दिस इज 0, दिस इज 60, 120, 180 एंड 240, इतने सारे लेवल्स हैं। कंजम्पशन में यहाँ ले लेते हैं 20, 70, 120, 170 एंड 220। और सेविंग में आ गया इधर, ये 0 था, ये 20 था, तो ये हो जाएगा -20, ये 60 है, 70 है, तो ये हो जाएगा -10, 120 और 120 है, तो ये हो जाएगा 0, 180 और 70 है, तो ये हो जाएगा 10, 240 और 220 है, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो सेविंग क्या होगा, जितना मेरा इनकम था, जितना मेरा इनकम था, है ना, और जितना मैंने कंज्यूम किया, अपन क्या कर देंगे, YD माइनस C कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमारे, सेविंग मिल जाएगा। यहाँ 0 इनकम था और 20 का कंजम्पशन था। तो अब जरा सोचो, अगर इनकम मेरा 0 है लेकिन कंजम्पशन मेरा 20 का है, तो सेविंग तो -20 में गया। क्यों -20 में गया, तो ये जो कंजम्पशन है 20 का, ये आया कहाँ से। इसका मतलब दो बातें हो सकती हैं, या तो ये हमने किसी से बोरो किया, या तो हमने क्या किया, बोरो किया, ये 20 हमने बोरो किया, तभी तो ये 20 का कंजम्पशन हो पाया, क्योंकि इनकम तो 0 है। 20 मैंने बोरो किया, या फिर पहले का मेरे पास सेविंग था, जिस सेविंग को मैंने यहाँ कंज्यूम किया। तो या तो ओल्ड या पास्ट सेविंग होगा, और अगर मेरे पास पास्ट या ओल्ड सेविंग नहीं है, उस कंडीशन में मैंने किसी से बोरो किया। तो अगर मैं बोरो करूं या पास्ट सेविंग को ही मैं खर्च करूं, इसका मतलब ये क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर ये डिस सेविंग हो गया आपका। क्या हुआ ये, दिस इज माई डिस सेविंग, यहाँ हम सेव नहीं कर पा रहे। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, 0 का इनकम था, 20 का कंजम्पशन था, तो मेरा सेविंग -20 हो गया, क्योंकि ये -20 इसलिए हुआ कि जो 20 रुपये मेरे पास पहले से था वो भी मेरा खर्च हो गया। व्हेन इट वाज 60 इनकम और 70 का कंजम्पशन हुआ, तो मेरा कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम से, सो इट विल हैपन कि हमारे को सेविंग नेगेटिव यहाँ भी होगा। तो यहाँ भी मेरा डिस सेविंग है, तो या तो 10 रुपये मैंने पास सेविंग से यहाँ लगाया था, या फिर 10 रुपये मैंने बोरो करके कंज्यूम किया। जब हमारा इनकम और कंजम्पशन बराबर होता है, तो उस कंडीशन में मेरा सेविंग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जितना इनकम था उतने को मैंने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। जो शुरू में हमने देखा था कि जो इनकम था वो पूरा का पूरा इनकम हमने क्या कर लिया था, कंज्यूम कर लिया था। अगर मेरा इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है, तो इन दैट केस हमारा क्या हो जाएगा, 180 माइनस 170 इज इक्वल टू 10। ये तो पॉजिटिव 10 है मेरा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा इनकम ज़्यादा है एज कंपेयर टू द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। माई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 170, तो 10 का क्या हो गया, मेरे को सेविंग हो गया।
अगर 240 का इनकम था, 220 का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, तो 20 का हमारे को क्या हो गया, सेविंग हो गया, है ना। सो दिस इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग। आप देख रहे हैं ये तीनों क्या है, आपस में रिलेटेड है। नाउ if we have to show this relationship of income, consumption and saving in graph, how can we do that, है ना। इसको हम कैसे कर सकते हैं, you have the value in front of you, है ना। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो मान लो हमने कंजम्पशन का ग्राफ बनाया, ठीक है। तो ये मेरा किसका ग्राफ है, कंजम्पशन का। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, दिस इज आर कंजम्पशन। बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बल्कि आप समझ जाओगे, आपने पहले भी इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। दिस इज माय कंजम्पशन एंड इधर क्या आ जाएगा मेरा, इधर आ जाएगा डिस्पोजेबल इनकम, इधर आ जाएगा डिस्पोजेबल इनकम। तो ये मेरा एक्स एक्सिस पे चला गया डिस्पोजेबल इनकम, वाई एक्सिस पे लेके आ गए कंजम्पशन को। नाउ सी दिस इज जीरो, ये मेरा जीरो है। अब एज फार एज कंजम्पशन इज कंसर्न, सो एंड द इनकम इज कंसर्न, जरा सोचो, तो ये जो है 45 डिग्री लाइन स्लोप, दिस विल शो योर इनकम। ये आपके किसको शो करेगा, इनकम को शो करेगा। एंड ये है मेरा कंजम्पशन, दिस इज माय कंजम्पशन। अब दो एरियाज बन रहे हैं आपके, जरा गौर करो। तो दिस इज माय कंजम्पशन एंड दिस इज माय इनकम, राइट। अब डिस्पोजेबल इनकम यहाँ क्या है, ज़ीरो है। डिस्पोजेबल इनकम यहाँ क्या है, ज़ीरो है। बट ये एरिया बन रहा है हमारा जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं ना। इस एरिया में अपन क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन इस एरिया में जब हम कंज्यूम कर रहे हैं, उस कंडीशन में मेरा डिस्पोजेबल इनकम क्या है, ज़ीरो है ना। यानी कि डिस्पोजेबल इनकम हमारा नहीं है। तो जरा आप सोचो कि ऐसा ही सिचुएशन था ना आपके पास यहाँ, कि आपका डिस्पोजेबल इनकम ज़ीरो था बट आपका कंजम्पशन 20 का था। तो आपने कहा था कि ये -20 हो गया सर, बोले तो यहाँ डिससेविंग हो गया मेरा, हो गया ना। तो अगर देखा जाए इस एरिया को, ये वाला जो एरिया बनता है मेरा, ये एरिया किस चीज़ को डिनोट करेगा, यहाँ आपको क्या लग रहा है। आप बोलोगे कि सर क्या हो रहा है, यहाँ इस एरिया में आपका डिस्पोजेबल इनकम क्या है, ज़ीरो है, बट यू आर कंज्यूमिंग। तो इस पॉइंट तक ये वाला जो पार्ट है मेरा, दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट, डिस सेविंग। तो हमने क्या कह दिया, डिस सेविंग कह दिया, ठीक है। बट इधर वाले पार्ट को देखो, ये वाला इस पॉइंट के बाद ये जो आपका एरिया बन रहा है, जरा सोचो इस एरिया में क्या हो रहा है। तो हम कहते हैं सर इस एरिया में बाद की बात हो रही है। ये वाला जो पार्ट है सर, ये वाला पार्ट ज़ीरो, ये मेरा ये है ब्रेक इवन पॉइंट, ये है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ क्या हो रहा है, ये सेविंग मेरा ज़ीरो हो रहा है, क्योंकि मेरा इनकम एक्सपेंडिचर दोनों क्या है, बराबर है। बट नाउ सी दिस, इस पॉइंट के बाद व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली, इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है कि माई इनकम इज ग्रेटर दैन माई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब जरा गौर करो, मेरा इनकम क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू माई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब अगर ये डिस सेविंग था बालक, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा सेविंग हो जाएगा। यस और नो, यस, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा सेविंग हो जाएगा। सो दिस इज माई ब्रेक इवन पॉइंट एंड दिस इज अ 45 डिग्री लाइन। ये मेरा क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। तो दिस इज इनकम 1, राइट, एंड टेक इट फ्रॉम हियर, दिस इज 2। तो ये जो डिफरेंस है मेरा, ये किसका डिफरेंस है, इसको हम कहते हैं डेल वाई, है ना। ये मेरा इनकम का क्या है, डिफरेंस है ना। तो ये है आपका बेसिकली कंजम्पशन का चार्ट। अब यही से हमने क्या सीखा था कि ये वाला जो स्लोप है, ये वाला जो स्लोप है, ये सी है, और C इज इक्वल टू A प्लस बी इंटू वाई। याद आया, y बोलें या YD बोलें, तो C इज इक्वल टू A प्लस बी इंटू वाई। ये स्लोप मेरा कौन सा स्लोप है, C का स्लोप है, जो बता रहा है C इज इक्वल टू A प्लस बी इंटू वाई। एंड Y इज इक्वल टू, यहाँ याद करो, Y इज इक्वल टू C प्लस S। वी हैव द कंजम्पशन एंड वी हैव द सेविंग। ये दोनों मिलके क्या बताता है, मेरे टोटल इनकम को बताता है। सो
गो फॉर द सेविंग ग्राफ, है ना। अब हम क्या करते हैं, एक कंपैरेटिव ग्राफ इसके ठीक नीचे ड्रॉ कर देते हैं ताकि हम दोनों को क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें। अगेन वी हैव द एक्स एक्सिस एंड वी हैव द वाई एक्सिस। अब इधर हमने एक्स पे कंजम्पशन रखा था, यहाँ एक्स पे क्या ले लेंगे, सेविंग ले लेंगे, और इधर तो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। नाउ व्हाट विल हैपन हियर एग्जैक्टली, सो इसको आपको नीचे लेके जाना होगा नेगेटिव साइड में भी, ठीक है। अब जरा गौर करो, योर सेविंग का जो लाइन है आपका, दिस इज योर 0.0, राइट। तो आपका जो सेविंग का लाइन है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम समवेयर फ्रॉम हियर, ठीक है। अब इसको एक काम करो, पहले इसको कनेक्ट कर दो ताकि आपका लाइन एकदम सटीक जाए, ठीक है। इसको भी क्या करो, कनेक्ट करो। अब ये जो है इसको इंटरसेक्ट करते हुए इट विल गो लाइक दिस, इसको इंटरसेक्ट करते हुए इट विल गो लाइक दिस, एंड दिस इज बेसिकली योर सेविंग, दिस इज बेसिकली योर सेविंग। तो अब ये वाला पोर्शन हम नेगेटिव साइड में लेके क्यों गए, आइडिया बड़ा सिंपल है। अब जरा देखो कि यहाँ मेरा जो डिस्पोजेबल इनकम था वो 0 था, बट वी वेर कंज्यूमिंग समथिंग। ये वाला जो पोर्शन है ये किसको बताएगा, तो हम कहेंगे सर ये हमारे ए को बताएगा, ठीक है, ये हमारे ए को बताएगा। एंड दिस एरिया इज बेसिकली व्हाट, डिस सेविंग। ये एरिया किसको बता रहा है, डिस सेविंग को। दिस पॉइंट इज माई y1 एंड दिस पॉइंट इज माई y2। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हुआ, डेल वाई। इनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया मेरा, डेल वाई। एंड फर्दर जरा देखो इसको कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेरे पास क्या आ गया, डेल एस। ये मेरे को बता देगा ना चेंज इन सेविंग को, तो ये मेरा क्या हो गया, डेल एस हो गया। तो ये जो डेल एस है ये मेरा क्या है, सेविंग है, ये मेरा क्या हो गया, सेविंग हो गया। तो दिस इज माई डिस सेविंग एंड दिस पार्ट ऑफ योर चार्ट, है ना, अदर पार्ट ऑफ द चार्ट शोज व्हाट, सेविंग। सो अगर आप रिलेशन को देखो, यू विल फाइंड दैट द कंजम्पशन एंड सेविंग आर रिलेटेड। एंड रिलेशन बड़ा सिंपल है कि वी हैव इनकम, वी हैव इनकम, वी हैव कंजम्पशन एंड वी हैव सेविंग, ठीक है। तो जैसे ही हम देखते हैं कि जो मेरा इनकम है माइनस कंजम्पशन करते हैं, वी गेट व्हाट, आर सेविंग। जब इनकम और कंजम्पशन जो है मेरा दैट वाज इक्वल, इन दैट केस सेविंग वाज 0। तो वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट था, यहाँ मिला था मुझे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले अगर हम रहते हैं, मतलब अगर मेरा इनकम कम रहता है तो इट विल बी डिस सेविंग, और जब आगे बढ़ते हैं तो इट विल बी सेविंग, है ना। अब स्लोप का इंटरप्रिटेशन इतना ज़्यादा हमारे को जानने की ज़रूरत है नहीं, है ना, चलेगा, इतना काफ़ी है, टाइम का थोड़ा सा लिमिटेशन है। आई होप इट इज़ क्लियर। दिक्कत हो, इलेबोरेशन चाहिए, ज़्यादा डिटेल में समझना है तो बता देना वाला, है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन, और आपने इनकम, कंजम्पशन और सेविंग के रिलेशन को भी थॉरली अच्छी तरह से समझ लिया, ठीक है। 45 डिग्री लाइन क्या होता है वो तो आप जानते होंगे ना। तो दिस इज इट, राइट। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड चलते हैं 6th पे। नंबर 6 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नंबर 6 में है हमारे पास, नंबर 6 में हमने रखा है एमपीएस को। नंबर 6 में है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, है ना। चलो, एमपीएस तो क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, ऐसे ही आपने देखा था एक कॉन्सेप्ट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो जब आपने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखा था तो उस समय आप कह रहे थे डेल सी अपन डेल वाई, ठीक है। जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आप देखते हैं इज इक्वल टू बी, याद होगा। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1, एंड हाउ इट इज सो। अभी आपने देखा था इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग,
अगर कंजम्पशन प्लस सेविंग गिव्स यू इनकम, तो मार्जिनल अगर मार्जिनल हम लेते हैं दोनों का, कंजम्पशन और सेविंग का, तो दैट विल गिव यू द वन, वो यूनिटी में आएगा, ऑब्वियस है। एंड एमपीसी इज बी, एमपीसी क्या है, बी है, तो बी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस बी, है ना। तो आप क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज बेसिकली एमपीएस इज इक्वल टू, जब हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देख रहे थे तो डेल सी अपन डेल वाई देख रहे थे, जब हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव देखेंगे तो डेल सी की जगह क्या आ जाएगा, डेल एस, सेविंग में चेंज, डिवाइडेड बाय डेल वाई। इसका इक्वेशन क्या बनेगा, डेल एस अपन डेल वाई इज इक्वल टू 1 माइनस बी, यस और नो। So this is your marginal propensity to save, right? क्या कहोगे आप इसको, the increment to saving per unit increase in disposable income is called MPS, ठीक है, सेम डेफिनेशन है। क्या इसका हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, इफ 1 यूनिट इंक्रीज इन DI leads to increase of B units in consumption, then remainder, बाकी क्या बचा, 1 minus B is saving। नॉट सेविंग, चेंज वाली बात है ना, इज इंक्रीज इन सेविंग, है ना। तो अगर 1 यूनिट इंक्रीज इन इनकम है, दैट विल रिजल्ट इनटू 1 यूनिट इंक्रीज इन बी, 1 यूनिट इंक्रीज इन बी, increase of B units, sorry, 1 unit increase in DI leads to increase of B units in consumption, then remainder 1 minus B is saving। इसी को आपने इस तरह से देखा था यहाँ, राइट। तो ये क्या मिल जाता है हमें, 1 माइनस बी, याद करो क्या था आपका, कौन सा स्लोप था ये, स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन का जो स्लोप होता है दैट इज योर एमपीएस। आप देख लेना एक बार, सेविंग फंक्शन का स्लोप क्या बताता है, एमपीएस को बताता है, ठीक है, सिंपल है, याद रहेगा। एमपीएस प्लस एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, एमपीसी इज बी, तो एमपीएस इज 1 माइनस बी, एमपीसी इज कंजम्पशन, एमपीएस इज सेविंग, कंजम्पशन था तो डेल सी अपन डेल वाई, सेविंग था तो डेल एस अपन डेल वाई, ठीक है। अब जरा इस बात को देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि एमपीएस प्लस एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 एंड योर एमपीसी इज बी, सो बी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। ये होने कहने का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि एमपीसी जो होगा वो हमेशा 1 से कम होगा लेकिन 0 से ज्यादा होगा, तो बी जो है आपका दैट विल बी मोर देन 0, दैट विल बी मोर देन 0 बट लेस देन 1 होगा ना, इजंट इट ऑब्वियस। यहां एक दूसरा नोट लगाओ, एमपीसी इज ऑलवेज more than 0 but less than unity, that is 1,
इट्स ऑलवेज मोर देन जीरो बट लेस देन यूनिटी, है ना। इक्वेशन सी सिंपल मैथ से। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एमपीएस। नाउ एपीएस। अब बताओ, एग्रीगेट की बात आ, सॉरी एवरेज की बात आ गई, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो जब एमपीसी था और एपीसी था, एमपीसी में आपने कहा था डेल सी अपन डेल वाई, एपीसी में आपने कह दिया सी अपन वाई। जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग जो है हमारा एमपीएस, इफ दैट इज डेल एस अपन डेल वाई, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या हो जाएगा, एस अपन वाई। बिल्कुल सही जो आपके दिमाग में आ रहा है। तो एपीएस इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो आप क्या कहते हैं यहां, एपीएस इज इक्वल टू एस अपन वाई। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब हो गया टोटल सेविंग डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, टोटल सेविंग डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एपीएस हो, करेक्ट। तो दिस इज इट। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये गड़बड़ हो गया था, ये 7th होगा ना, आपने सही किया होगा। लास्ट है हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। इधर अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं बालक, यहाँ एक नोट लिख लेना। ये जो हमने सीखा था ऊपर एमपीएस एमपीसी के बारे में, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सेविंग इज, या सेविंग इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीज। जितना इनकम बढ़ेगा उतना सेविंग भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। उसको ध्यान में रख ले। लेट्स गो टू एग्रीगेट सप्लाई। अगर हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। सिंपल है, जो टोटल मेरा कंजम्पशन था और जो टोटल सेविंग है, इनको ऐड कर दो, वी विल गेट द एग्रीगेट सप्लाई। टोटल सप्लाई of goods and services which firms plan to sell in a time period, है ना। So that will be our aggregate supply. So total supply of goods जो प्लान कर रहा है फॉर्म क्या करने के लिए, बेचने के लिए, that is our aggregate supply. It is equal to national income which is either consumed or saved, which is either consumed or saved. So this is your aggregate supply, है ना। दिस इज योर एग्रीगेट सप्लाई। अब एक सिंपल सा एक काम करना, अगर मैं एग्रीगेट सप्लाई के हम ग्राफ की बात करें, एग्रीगेट सप्लाई की अगर हम ग्राफ की बात करें तो दिस इज माय इनकम एक्स एक्सिस पे, दिस इज माय कंजम्पशन सेविंग, याद करो 45 डिग्री लाइन। ये जो आपका 45 डिग्री लाइन है, दिस विल शो योर एग्रीगेट सप्लाई, है ना। ये आपका एग्रीगेट सप्लाई बताएगा। सो इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, है ना। इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो दिस इज योर एग्रीगेट सप्लाई। याद रखना है इक्वेशन को, ये आपका 45 डिग्री जो हमने पहले भी अभी यूज़ किया। तो दिस इज इट। ये 8 कॉन्सेप्ट जो हैं बहुत वाइटल है, और इसी 8 कॉन्सेप्ट को आपको यूज़ करना है बेसिकली आगे एक्सटेंसिवली, ठीक है। आई होप ऑल आर क्लियर। किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो, किसी में अगर आपको ज़्यादा एलैबोरेशन एक्सप्लेनेशन चाहिए, डोंट हेजिटेट, मेरे को बताइएगा, ठीक है। नोट कर लिया होगा। तो चले आओ क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका इलस्ट्रेशन 1 है, इलस्ट्रेशन 1 है। इलस्ट्रेशन 1 क्या कहता है, ये कह रहा है कि वैल्यू निकालो, वैल्यू ऑफ
एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ईपीएस पूछ रहा है, व्हेन पहला ऑप्शन है C इज इक्वल टू 200 एट Y इज इक्वल टू 1000, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास S इज इक्वल टू 450 एट Y इज इक्वल टू 1200. दिस इज व्हाट यू हैव टू सॉल्व, है ना. तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. नाउ अगर हम सॉल्यूशन देखें इसका, फर्स्ट पार्ट का ले लेते हैं. क्या सबसे पहले मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होता क्या है, एपीएस इज इक्वल टू एस अपन वाई, यही होता है ना, एस अपन वाई. अब जरा देखना, हमसे एपीएस पूछ रहा है पहले केस में, तो पहला का आंसर अगर हम देखें, हियर सी इज इक्वल टू 200 एंड वाई इज इक्वल टू 1000. तो सी है और वाई है. अब हमारे को एस अपन वाई चाहिए, एस तो निकालना होगा. तो हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस, दैट वी ऑलरेडी नो. c कितना है मेरा 200 प्लस y कितना है 1000. सो सॉरी, s तो पता नहीं है हमारे को, सो दिस इज माई s, और y है मेरा 1000. तो s इज इक्वल टू 800. तो क्या हुआ इसका मतलब, APS इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 1000, है ना. ये क्या हो गया 0.8, 0.8. सो दिस इज आवर आंसर, है ना. ये हमारा पहले का आंसर हो गया. दूसरे पार्ट में देखो, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, S इज इक्वल टू 450 एंड एट Y इज इक्वल टू 1200. We know that APS is equal to S upon Y. S given है 450 and Y is 1200, है ना. तो 450 upon 1200 is equal to, I think earthquake आया है अभी, पानी का बॉटल हिल रहा है. क्या करें, भागे यहाँ से. चलेगा. तो ये कितना होगा, $0.375. तो दिस इज आवर आंसर. सिंपल कैलकुलेशन है. दिस इज इट. अब हमें क्या करना है, सारे इकोनॉमी में नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है. अभी इलस्ट्रेशन 1 ही था हमारे सामने, जब आगे बढ़ेंगे तो बाकी इलस्ट्रेशंस मैं आपको ग्रेजुअली कराऊंगा, ठीक है. सो दिस इज इट. विल स्टॉप हियर इन दिस सेशन. अगले सेशन में हम 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर का की मदद से हम तीनों ही सेक्टर में वी विल बी कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, राइट. और हम साथ ही साथ इलस्ट्रेशंस को कवर करेंगे, राइट. तो विल स्टॉप हियर. एक बार गो थ्रू कर लेना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है इस सेक्शन में, है ना. एंड दैट इज़ वाई वी वर लिटिल स्लो. और जितना रेलेवेंट है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, जिससे हमारा काम हो जाएगा, राइट. मोर देन इनफ. तो उसको गो थ्रू कर लीजिएगा अच्छे से, राइट. और प्रीवियस चैप्टर को भी, प्रीवियस यूनिट को भी एक बार रिवाइज कर लेना. ये भी कॉन्सेप्ट को आप देख रहे हो कि आप यहाँ यूज़ कर रहे हो, आगे जाके आपको और भी यूज़ होगा. आप जब आप 3 सेक्टर में जाओगे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगा, 4 सेक्टर में जाओगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्वॉल्व होगा. ये सब आपने यूनिट 1 में पढ़ा हुआ है, राइट. तो भी आपको हेल्प करेगा. तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग. बाय बाय.